नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं और उसके ओरिजिनल पेपर हम आपको समय समय पर हल करवाते आए हैं। यानी पेपर आपका किस तरह का आता है वो भी हम टाइम टू टाइम आपको दिखाते आए हैं। ये पेपर हमारे पास 26 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट का है, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का। आपको बता दें कि इससे पहले भी हम आपको ओरिजिनल पेपर और हल करवा चुके हैं, सो उनको भी ज़रूर देखना। ये नए पैटर्न वाला ही है जिसमें ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेड थ्योरी वाले 38 क्वेश्चन को ही करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी के, 25 और ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6, ये क्वेश्चन बनेंगे 37। तो 2 पार्ट में आपका ये पूरा पेपर हल हो जाएगा। ओरिजिनल पेपर हमने पहले भी दिए हुए, चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम के नाम से, उसको ज़रूर देखना। हमने आपको इतनी क्लासेज करवाई है कि पूरा पेपर आपको हमारी इन क्लासेज में से देखने को मिल जाएगा। चैनल से अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो। इतना कंटेंट दिया हुआ है, सीबीटी एग्ज़ाम में 100% नंबर की गारंटी देता हूँ मैं। 75 क्वेश्चन, 150 नंबर, कोई भी बच्चा नहीं चूकेगा अगर अच्छे से देख लेगा। ये बच्चा हमारा है, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। थ्योरी के 38 क्वेश्चन सही है, एक भी क्वेश्चन इस बच्चे का गलत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करवाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि बच्चे की आईडी शो नहीं करेंगे। तो आ जाइए आपके सामने, ये रहा पहला सवाल। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि समय निकाल कर चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, सब कुछ है वहाँ पर, सब कुछ। इतना मटेरियल है कि सीबीटी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और इसका एग्जांपल आपके सामने है। सवाल देखो क्या करें। वैसे ये सब क्लासेज में करवाए हुए क्वेश्चन ही वापस आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल से एक्सप्लेन हमने आपको क्लास में करवा रखा है। चैनल सब्सक्राइब आपको करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक प्लीज़ पहुँचाइएगा। आओ सवाल से। वो कह रहे हैं एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 हो जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करो। देखो अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। अब बच्चों को क्या फॉर्मूला तो याद होता है लेकिन वैल्यू रखने में प्रॉब्लम आती है। 480 किसकी है और 660 किसकी है, बच्चे ये पहचान नहीं पाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। लोड हटा दिया जाता है, इसका मतलब पहले लोड था और बाद में लोड हट गया। समझ रहे, लोड हटा दिया जाए तो ऐसा हुआ, मतलब जब लोड था तब 480 वोल्ट थी, लोड हटाते ही 660 हो गई। मतलब नो लोड पर 660 वोल्ट है, लोड पर 480 वोल्ट है। बस वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा 660 माइनस 480 बटे 480 इंटू 100। माई डियर आंसर आएगा 37.5%। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, है ना। वैसे इस बच्चे का भी मतलब ये सही है। करेक्ट आंसर क्या है, चूजन ऑप्शन क्या है, दोनों सेम बैठ रहे हैं बच्चे का सही। एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन आते हैं सीधे, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये क्वेश्चन पढ़ो और सीधा ऑप्शन देखो। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में हमने रखा हुआ है। माय डियर पिछले 3 सालों से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है आपका, हर दिन हर एग्ज़ाम में। क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम आपका 3 शिफ्ट होती है डेली और 10 से 12 दिन एग्ज़ाम चलते हैं। हर शिफ्ट में हमने इस क्वेश्चन को रिपीट होते देखा है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेट क्यों करते हैं। पटलित का मतलब है लेमिनेट। अब देखो डीसी जनरेटर का जरूरी नहीं है, आपके सेकेंड ईयर में जितनी भी मशीनें हैं, चाहे सिंक्रोनस मोटर का आ जाए, चाहे अल्टरनेटर का आ जाए, इंडक्शन मोटर का आ जाए, डीसी मोटर का आ जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोर लेमिनेटेड क्यों होती है, एक ही आंसर करना है, एडी करंट हानि कम करना। क्या करोगे, एडी करंट हानि कम करना। एक इसमें और आ सकता है, स्ट्रेसिस हानि का अगर आए ना तो उसका है सिलिकॉन स्टील वाला। यानी अगर ये पूछा जाए ना कि सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, तब आपको करना है स्ट्रेसिस हानि कम करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक 2 आए, दोनों के दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला शुरू हो गया। क्या पूछ रहा है, सिलिकॉन से बना ट्रांजिस्टर है, बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी। देखो भाई ये बात कर रहा है बीजेटी की, यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, पहला बनता है एमिटर कलेक्टर के बीच में, दूसरा बनता है एमिटर बेस के बीच में, दूसरा बनता है कलेक्टर बेस के बीच में। पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है, दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स में होता है। फॉरवर्ड रिवर्स क्या होते हैं ये आपको पहले से पता होना ही चाहिए। फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। ये रहा आपका आंसर।
अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ होता तो 0.3 वोल्ट है, उस समय ए ऑप्शन आप कर देते। बताइए सवाल समझ में आ रहे हैं क्या? थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा लेकिन चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। बदले में आपसे एक लाइक मांगूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक के नहीं देखना है। आइए अगले सवाल पर। रिवाइंडिंग में ये प्रक्रिया कौन सी है? मैं बिना देखे डायग्राम बताऊं, ये बार बार आया है। एक आर्म स्टेटर का स्लॉट दिखाया है और उस पर हैमरिंग से कुछ एक्सा ब्लेड से हटाया जा रहा है। वाइंडिंग करने के बाद स्लॉट के ऊपरी हिस्से पर बांस की फच्चर डाली जाती है, उसे वेजेज बोलते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वेजेज किसके बने होते हैं, तो ध्यान रखना। ये देखो क्या कर रहा है, आर्मेचर स्लॉट दिखा करके एक्सा ब्लेड से हैमर से चोट मार रहा है, यानी पहले इसको रखा फिर ये वाली प्रक्रिया ये देखो दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं वेजेज हटाना, रिमूविंग ऑफ वेजेज। माय डियर, ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि वेज किसका बना होता है, तो वेज बांस का बना होता है, बेम्बू का बना होता है। क्वेश्चन ये भी पेपर में आ सकता है, बहुत अच्छे से इसे कवर कर लेना, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, बता दूंगा पूरा, बस कवर आपको करना है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत डिटेल से उन क्लासेज में करवाया है, समय निकाल कर सारी क्लासेज ज़रूर देख लेना। एक जानकारी और दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड करो, आपके ITI सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। अगर नहीं मिले तो वीडियो देख लेना, हाउ टू अटेंड फ्री टेस्ट वीके नॉलेज, उसमें प्रोसेस पता लग जाएगी और फिर फ्री टेस्ट अटेंड करना, ठीक। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ये दोनों काम फटाफट से करो। सवाल देखो, सिंक्रोनस मोटर का मेन एप्लीकेशन क्या है? माय डियर, सिंक्रोनस मोटर की एक खास विशेषता होती है कि हम इसके रोटर या फील्ड एक्साइटेशन को बदल सकते हैं, और रोटर की फील्ड एक्साइटेशन बदल करके हम इस मोटर को पावर फैक्टर में बदलाव ला सकते हैं और मोटर को इकाई, लैगिंग और लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। तो ये मोटर हमारे लिए सबसे बेटर होती है कि साथ में ये पावर फैक्टर सुधारने का काम भी कर सकती है। इंडक्शन मोटरों की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर को इकाई, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर हम चला सकते हैं, इसलिए पावर फैक्टर सुधारने वाले डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं। ये तो इतने वो क्वेश्चन है यार जो हर साल रिपीट होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सी मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है? इतना मैं कहूँ, मतलब अब तक आपके एग्ज़ाम में कम से कम 50 बार आ चुका होगा, 50 ही पेपर हुए होंगे। हर साल 30-35 पेपर होते हैं आपके, 10 दिन चलता है, 3 शिफ्ट होती है, हर पेपर में आया है, मतलब हर दिन आया है। अब कौन भाग्यशाली है जिसकी ये शिफ्ट में आ जाए। देखो हाफ कॉइल में क्या होता है कि पहचान करनी होती है, सीलिंग फैन इसका ऑप्शन आएगा, छत पंखे में होती है। इसके क्या होता है, दरअसल कनेक्शन की बात आती है, तो इसमें वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे से जुड़ता है, उल्टे जुड़ते हैं। हाफ कॉइल के अलावा दूसरा जो होता है ना, उसे होल कॉइल बोलते हैं, और होल कॉइल में क्या होता है कि फर्स्ट से फर्स्ट जुड़ता है और सेकंड से सेकंड जुड़ता है। ये होती है होल कॉइल की पहचान। आगे आएगा, मैं बता दूंगा होल कॉइल का भी, इसका ज़रूर याद कर लो। हाफ कॉइल वाइंडिंग ऑप्शन ढूंढना है, सीलिंग फैन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार आया है। अच्छा, ये वैसे देखो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, वायरिंग वाले चैप्टर का है, लेकिन आपके यहाँ भी डाल रहे हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार डोमेस्टिक वायरिंग सब सर्किट में जलाने के लिए कितने, जलाना नहीं लिखा इसने, यहाँ देखो लाइटिंग सब सर्किट, तो लाइटिंग सब सर्किट में 800 वाट का लोड होता है। अगर आपको याद हो तो एक और भी सर्किट पढ़ते थे आप लोग, जिसका नाम क्या है, पावर सब सर्किट। तो पावर सब सर्किट में 3000 वाट का लोड मान्य था, और इसमें अगर कंज्यूमिंग पॉइंट की बात की जाए तो 10 उपभोग बिंदु थे, और पावर वाले में 2 पॉइंट होते हैं। याद है कि नहीं? 4 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके तो सीधा क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? अच्छा, किसी को लगता है ना कि ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, दरअसल होता क्या है, नॉर्मल क्लास में बच्चों को लगता है कि स्पीड स्लो है, इसलिए थोड़ा आज फास्ट भी बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट बोल रहे हैं तो यूट्यूब पे ऑप्शन है 0.75 स्पीड कम कर लो, और जिसको लग रहा है कि अभी भी स्लो बोल रहे हैं तो वो और फास्ट कर सकता है, 1.5 तक की स्पीड का भी ऑप्शन है। सवाल देखो, एक ट्रांजिस्टर में बेस सामग्री का विशेष गुण क्या होता है? देखो अभी जो अपन एग्जाम्पल लेकर आए थे ना BJT का, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें 3 सिरे होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अगर मैं बेस क्षेत्र की बात करूं तो संरचनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे ना, तो बेस सबसे पतला होता है, चाहे ट्रांजिस्टर NPN हो चाहे PNP हो, कोई भी हो, बेस हमेशा पतला होता है। डोपिंग के मामले में भी बेस सबसे कम होता है, सर्वाधिक डोपिंग एमीटर की होती है, और भौतिक रूप से सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। ऑप्शन ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन का आंसर ध्यान रख लेना, लाइटली डोपिंग और वेरी थिन, यानी सबसे कम डोपिंग और सबसे पतला। भौतिक रूप से बड़ा कौन होता है? तो फिर कलेक्टर होता है। डोपिंग सबसे ज़्यादा किसकी है? तो एमीटर की होती है।
अगला सवाल, एक्स द्वारा चिन्हित इस डिवाइस का नाम क्या है? देखो भाई, ये है कंट्रोल सर्किट एक जो हमें दिखाया जा रहा है। अगर आपने ध्यान से कंट्रोल सर्किट वाला पढ़ा हुआ हो तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ से देखो एक सप्लाई जाती है और ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये होता है ओवरलोड रिले का। ये जो पॉइंट होता है ना, ये कहलाता है हमारा NC स्टॉप पुश बटन। ये जो है ना, ये कहलाता है स्टार्ट पुश बटन। उसके बाद में ये एक कॉन्टेक्टर का मेन कॉन्टेक्ट लिया हुआ होता है और ये होती है NVC या होल्डिंग कॉइल। कंट्रोल सर्किट होता है हमारा। हम यहाँ से स्टार्ट कमांड देंगे, ये स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही कमांड छोड़ देंगे तो बंद हो गया ना। तो अब लगातार कैसे बना रहेगा? तो इसके लिए यहाँ पर एक NO कॉन्टेक्ट लिया हुआ होता है और जैसे ये मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होता है ना, ये भी NC हो जाता है। तो अब लगातार कमांड यहाँ से जाती रहती है। यानी हम स्टार्ट बटन को छोड़ देने के बाद जो कमांड की बात करते हैं ना, मोटर को किससे जाती है, ये वो कॉन्टेक्ट है। तो इसे हम लोग साधारण भाषा में तो होल्डिंग कॉन्टेक्ट बोलते हैं, वैसे इसका नाम है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, हिंदी में बोलते हैं सहायक संपर्क। और इसका काम क्या है? स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद लगातार कमांड को बनाए रखना। भाई हमने जो स्टार्ट कमांड दी वो तो NO था, स्प्रिंग वाला बटन था, पुश बटन होता है, छोड़ दिया तो वो तो NO हो गया, फिर भी मोटर लगातार चलती जा रही है, ऐसा कैसे? तो ये यही काम करता है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट सवाल, एम्पलीफायर का नाम क्या है? ये वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई दफ़ा आ चुका है और मैं बता चुका हूँ। इसको पहचान करने का तरीका क्या है? इसकी पहचान का तरीका ये है, देखो Q1 और Q2 नाम के 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, 2 ट्रांजिस्टर में काम क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर आउटपुट पुल करता है, एक पुश करता है। पुश किया, एक ने पुल किया। पुश और पुल जो होता है ना, ये क्लास B एम्पलीफायर का ही प्रकार होता है। हमारे पावर एम्पलीफायर होते हैं 4 प्रकार के, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास AB। तो पुश पुल एम्पलीफायर केवल क्लास B का ही प्रकार होता है, ठीक है ना। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अभी तक देखो इस बच्चे के सारे क्वेश्चन सही आते जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। क्यों गलत होगा भाई? जब सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, सेम टू सेम चीज़ें आपके सामने आएगी। अब ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, ये आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, फिर भी आप गलत करोगे। क्यों कर सकते हो बताओ? नहीं होंगे। इस बच्चे के सारे सही है, 38 के 38 क्वेश्चन मिलान करते जाना, एक भी गलत नहीं है। जैसे देखो करेक्ट आंसर चूज एन ऑप्शन। देखो सवाल क्या है? DC स्टार्टर के प्रतिरोध किसके बने होते हैं? तो DC मोटर में जो स्टार्टर लगते हैं ना, 2.3.4 पॉइंट, वो आपने डायग्राम देखे होंगे। इस तरह से डायग्राम बनते हैं। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं, फिर वो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। याद आया ना कार्यप्रणाली? तो ये यूरेका के बने होते हैं। दरअसल यूरेका की एक खास बात होती है कि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ना, लगभग 0 है। ये टेम्परेचर से खुद प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि देखो तार में से करंट तो जाएगा, करंट जाएगा तो करंट से रेजिस्टेंस जो है ना प्रभावित ना हो जाए, ठीक है। डी यूरेका इसका ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे आए हुए हैं, सब के सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इतने हैं कि लगभग हर साल यही क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर करके। सवाल देखो, रेक्टिफायर डायोड में LED को कन्वर्ट के रूप में क्यों डाला जाता है? भाई रेक्टिफायर का काम क्या होता है? AC को DC करना। वो कहता है कि हम LED को इसके लिए काम में क्यों नहीं लेते? इसका काम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। इसको जब फॉरवर्ड बायस में सप्लाई देते हैं तो ये तो प्रकाश पैदा करती है, इसलिए नहीं लगाया। LED की जो पावर कैपेसिटी है ना, वो केवल मिलीवाट में होती है बस। तो वेरी लो पावर डिवाइस है, ये बहुत कम क्षमता की डिवाइस है, पावर को सहन नहीं कर पाती है। और दूसरा, इसका जो PIV होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज, वो भी केवल 8 वोल्ट है, इसलिए ये ज़्यादा वोल्टेज को भी सहन नहीं कर पाती है, तो जल जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सवाल अगला, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? मल्टी मोटर मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो इसके लिए होती है रोलिंग मशीनें, शेयरिंग मशीन, पंचिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, सब में सिंगल मोटर होती है। रोलिंग मशीन जो होती है इसमें एक से ज़्यादा होती है, क्योंकि जगह जगह रोलर लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो उन रोलर को चलाने के लिए भी हम मशीन लगाते हैं। अगला सवाल, कंट्रोल पैनल की वायरिंग की इस ऐसे सीरीज़ का नाम क्या है? इस ऐसे सीरीज़ का नाम, इस ऐसे सीरीज़ का काम, इसके एक ही टॉपिक के 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपके हर साल आएंगे, अच्छे से पढ़ना। ये है डिन रेल। क्या चीज़ है? डिन रेल। तो मैं अब आपको बता दूं इसके सवाल क्या क्या आते हैं पेपर में। क्वेश्चन आएगा डिन रेल का उपयोग क्या है? तो दरअसल डिन रेल जो होती है ना, ये बिना स्क्रू के ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर, इन सब को लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पेपर में एक सवाल तो ये आता है कि डिन रेल का उपयोग क्या है, और एक उल्टा क्वेश्चन आता है
कि पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू का इस्तेमाल किए ओवरलोड रिले कॉन्टेक्टर एमसीबी लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे आता है डायग्राम देकर कि ये जो डायग्राम आपको दिखाया है ये किसका डायग्राम है। तो कुल मिलाकर के एक डिनरेल से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप तीनों को ही अच्छे से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब घूम फिर करके डिनरेल का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, विश्वास आपको करना होगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पर। सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग के लिए ये भी मोस्ट रिपीटेड है। मुझे लगता है कि मोस्ट रिपीटेड को उठा करके एक क्लास में डाल दिया। अगर ये 38 क्वेश्चन आपने होल्डिंग कर ली ना, मैं बता रहा हूँ इसमें से 90% क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में फिर आ जाए, छोड़ना नहीं है। क्या आता है, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, तांबे की तार होती है जिसके ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ हो। सबमर्सिबल वो होती है जो पानी के अंदर डूब करके काम करती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल करते हैं, अगर ये पूछ लिया ना तब आपको ये करना है। मतलब सर्वाधिक वाइंडिंग वायर के रूप में कौन सी वायर इस्तेमाल करते हैं, तो वो है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। और उसके बाद में एक आता है छड़ या स्ट्रिप वाला, वो लेते हैं उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटरों में। अगला सवाल, अरे वेरी गुड, सोलर सेल वाला सोलर सेल निर्माण में किस सामग्री का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन होती है। सोलर सेल शब्द की जगह बदल करके कई बार वो फोटोवोल्टेइक लिख देता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट है यार, क्या बताऊँ, मतलब हर साल ही है ये भी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला सवाल, एक सक्रिय घटक कौन सा है। देखो सक्रिय और निष्क्रिय के 2 क्वेश्चन आएंगे। सक्रिय वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, शॉर्ट में बताऊं तो मैं आपको, वैसे तो सक्रिय वो होते हैं जिन पर केवीएल, केसीएल, किरचॉफ के नियम, ओम के नियम लागू नहीं होते हो, उनको सक्रिय बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप तो देख लो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड, वैक्यूम ट्यूब, एससीआर, एलईडी, एफईटी, ये जितने भी नाम आ जाए वो सारे सक्रिय हैं। और निष्क्रिय कौन होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, जैसे आरएलसी, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये तीनों निष्क्रिय की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को बहुत अच्छे से दोनों को याद रख लेना, सक्रिय और निष्क्रिय। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। अच्छा, श्रीमान पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। भाई कौन बच्चा होगा जिसे डीसी जनरेटर का सिद्धांत नहीं आता। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, सिंपल सा सिद्धांत है, सबको याद है। अगर यही याद नहीं है तो फिर तो कुछ ही नहीं पढ़ा आपने, मैं यही कहूँगा। और अब तो सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। भाई भीड़ बहुत है मार्केट में, पहले लाखों बेरोज़गार बैठे हैं आईटीआई किए हुए। एक फॉर्म वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए लाखों, आपको बहुत कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। इन बेसिक चीज़ों से कुछ नहीं होगा, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आईटीआई पास करो, फिर हम कंपटीशन की तैयारी आपको करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल देखो, उद्योगों में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। आप सबको पता होगा डीसी मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है और इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम है और दूसरा बैक ईएमएफ 0 होता है स्टार्टिंग में। तो इस हाई करंट से आर्मेचर जल ना जाए, इसलिए आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं, नियंत्रित करने के लिए स्टार्टर लगाते हैं। सवाल अगला देखो, डीसी ड्राइव ब्लॉक में एक्स के रूप में किसे दिखाया गया। यार ये मैं ना, अगर मेरे साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमारी वीडियो पहले देख चुके हैं ना, उनको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, इसलिए मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ, तो सारे बता देता हूँ। ये है एसी सप्लाई, ये डायोड लगा हुआ है तो इसका काम है रेक्टिफायर। तो डायोड ने क्या कर दिया, एसी को डीसी, इसका मतलब ये डीसी सप्लाई है। डीसी को एसी कर रहा है तो ये है इन्वर्टर, और ये मोटर लिख करके लिखा हुआ है एसी, तो ये फिर एसी की मोटर है। ये लो, मैंने सारे ही बता दिए। और ये क्वेश्चन बार बार आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड, न जाने कितनी बार आया है। तो डीसी बस कर देंगे ना, इन्वर्टर वो था जिसमें प्लस माइनस दोनों थे, रेक्टिफायर डायोड वाला है और मोटर लास्ट वाला था। अगला सवाल, 3 फेज मोटर में गति नियंत्रण की ये कौन सी विधि है। भाई ये भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार इन्होंने पूछा है आपसे, है ना, सिर्फ रिपीट हो रही है चीज़ें और कुछ नहीं। क्या हो रहा है देखो, एक मोटर को बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, उसके रोटर से सप्लाई निकल करके अगली मोटर के स्टेटर को जा रही है, दोनों यांत्रिक रूप से जुड़ी हुई भी है। इसे बोलते हैं कैस्केड नियंत्रण, हिंदी में बोलते हैं सोपान नियंत्रण। क्या बोलते हैं, सोपान नियंत्रण, गति नियंत्रण की है। ठीक है जी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एससीआर का मुख्य एप्लीकेशन क्या है। देखो, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसे बोलते हैं।
और SCR जो है वो AC मोटरों DC मोटरों की स्पीड कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, SCR का एप्लीकेशन मोटर स्पीड कंट्रोल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूरी संभावना दोबारा कभी भी पूछा जा सकता है। लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए घरेलू वायरिंग में कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाएंगे? अगर इसका पूरा नाम भी पढ़ लोगे तो उत्तर आ जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखो इस बच्चे का अभी तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, ये सही रहा, ये सही रहा, मतलब इसके 100% ही थे थ्योरी में, एक भी गलत नहीं हुआ। क्यों गलत होगा भाई? जितनी चीज़ें पढ़ाई है वही चीज़ें सामने आ रही है, तो कैसे गलत करोगे बताओ। सवाल देखो, कंट्रोल ट्रांसफार्मर कंट्रोल पैनल के साथ क्यों लगाते हैं? देखो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का काम होता है 415 वोल्ट सप्लाई को 240 वोल्ट या 110 वोल्ट करना। जो अभी मैंने आपको कंट्रोल सर्किट बताया था ना, जिसमें स्टार्ट पुश बटन, ओवरलोड, स्टार्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, NVC सब लगी हुई थी, तो उन सब के लिए होता है। आपको ऑक्सिलरी सर्किट को ऑपरेट करना हो ना, तब काम में लेते हैं हम इसको। सहायक सप्लाई के लिए होता है दरअसल ये। हमारे सर्किट में क्या होता है, दो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिकल में, एक पावर सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है। तो कंट्रोल सर्किट हमेशा लो वोल्टेज का ही होता है और जनरली 240 वोल्ट के आसपास का होता है। 110 वोल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सप्लाई कहाँ से लेकर आएंगे? तो जो 3 फेज हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उससे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DC जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग, देखो DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के दो मुख्य प्रभाव थे, आपने देखे हो दो। एक का नाम था क्रॉस मैग्नेट, जिसे चुंबकीय विक्षोभ भी बोला जाता है कई जगह, और मैग्नेटिक विरूपण भी बोलते हैं इसे, और दूसरा होता है चुंबकीय विचुंबकन प्रभाव। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हिंदी में भरपाई वाइंडिंग बोलते हैं, और ये विचुंबकन प्रभाव को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है ना, विचुंबकन प्रभाव होता है। कई बच्चे इसको ना आर्मेचर रिएक्शन से जोड़ लेते हैं। आर्मेचर रिएक्शन क्या, स्पार्किंग से जोड़ लेते हैं। स्पार्किंग में आपका वो आएगा, इंटरपोल आएगा। ओवरहेड लाइन में इस जॉइंट का नाम क्या है? देखो ओवरहेड लाइन के एक तो ये जॉइंट आता है, इसके अलावा 3 आते हैं इंसुलेटर। हर बार डायग्राम आया है, देखो ये है स्लीव वाला जॉइंट, और उसके बाद देखो यहाँ से इसे कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है ना, तो कंप्रेस्ड स्लीव जॉइंट बोल देंगे इसे। ठीक है ना, ये रहा कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। 4-5 तरह के होते हैं, PG, क्लैंप और वो सारे जॉइंट आते हैं इसमें। तो ये कंप्रेस वाला जॉइंट है, यानी लास्ट में इसने क्या किया, कंप्रेस कर दिया था जॉइंट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या है क्या, सब कुछ एकदम सीक्वेंस और सही चल रहा है। सवाल देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए कौन सी मोटर काम में लेते हैं? देखो हार्ड डिस्क में होती है स्टेपर मोटर। इसके अलावा स्टेपर मोटर का अगर और भी क्वेश्चन पूछे ना, तो फैक्स मशीन में भी यही होती है। ठीक है, याद रख लेना। और उसके बाद में ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा फीडबैक होता है? तो इसे वोल्टेज डिवाइडर फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। बेस में ऐसे 2 रेजिस्टेंस लगे होंगे, RB1 RB2, इसे बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग। ठीक है, इसका डायग्राम और वो फुल मैंने क्लास जब करवाई थी उसमें करवाए हुए हैं, टाइम निकाल कर वो जरूर देखना। वाइंडिंग का नाम क्या है? बड़ा रिपीट हुआ है, डायमंड मेश शेप कॉइल है, मैं बिना देखे बता सकता हूँ। सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन अगर कोई मुझसे कहे ना, तो मैं इस क्वेश्चन को भी श्रेणी में रखूँगा। बहुत आया ये क्वेश्चन। क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे? डायमंड मेश शेप कॉइल वाइंडिंग। डायमंड मेश शेप, हीरे के आकार की जाली कॉइल इसे बोलते हैं। और उसके बाद में देखो स्क्वायर वेव इन्वर्टर कहाँ काम में लेते हैं? स्क्वायर, हमारे इक्विपमेंट जितने भी होते हैं ना, वो साइन वेव में काम करने वाले होते हैं। छत पंखे को अगर चलाओगे तो आवाज़ करने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाओगे तो केवल हमिंग, गूंजन आएगी, चित्र दिखेगा, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। केवल लाइट के लिए ठीक है, क्योंकि उद्दीप्त लैंप है, उसको AC DC से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्योर साइन वेव हो नहीं हो तो भी। AC मोटर के एक ये वाला स्टार्टर भाई, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, हर बार आया था, हर शिफ्ट में आया था, हर दिन आया था। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है इस पेपर में पता नहीं क्या हुआ है, या बच्चे की किस्मत ने साथ दिया। केवल वही क्वेश्चंस आए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे। ये पूछ रहे हैं वाउंड रोटर है, उसके आगे 3 स्लिप रिंग लगी हुई है, बस एक्स से चिन्हित भाग का नाम पूछ रहे हैं तो स्लिप रिंग है। क्या इसको एक्सप्लेन करें, न जाने हम कितनी बार करवा चुके। टॉप मोस्ट क्लासेज हमने दी हुई है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के ज़रूर देखना। अब तक 20-21 क्लासेज दे चुके हैं, सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज। रट दो उनको यार, बहुत काम आएगी। सवाल देखो, इंसुलेशन प्रतिरोध किससे नापते हैं? तो मेगर से नापते हैं। अच्छा इंसुलेशन प्रतिरोध कौन है? 1 मेगा ओम से अधिक। मुझे लगता है केवल आपको
पे क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत है कि देखो ये क्वेश्चन भी आया था, देखो ये क्वेश्चन भी आया था। बाकी इसमें किसी में कुछ है नहीं कि यार ये छूट रहा हो, कुछ रह रहा हो। सिंक्रोनस मोटर चलाने के लिए एक्साइटर क्यों, डीसी क्यों देते हैं, मोटर सिंक्रोनिज्म में नहीं आएगी। डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन गति, रोटर गति बराबर कैसे लेकर आएँ, उसके लिए फिर हम उसको उत्तेजित करते हैं। रन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। स्लिपिंग मोटर का रोटर वाउंड क्यों होता है, हमारे पास एक केज रोटर पहले से था, वो कह रहा है वाउंड रोटर क्यों लेकर आए। केज रोटर का टॉर्क तुलनात्मक रूप से कम था क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती है टॉर्क, इसलिए स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क दोनों हाई करने के लिए। सिंगल फेज में कौन सी मोटर दी है, कैपेसिटर की तीनों मोटरें आएगी। इसमें देखो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो ये डबल कैपेसिटर मोटर है। तीनों मोटरों के डायग्राम आते हैं। डबल कैपेसिटर है यानी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है। परमानेंट कैपेसिटर भी आ रही है और वो भी आ रही है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर वाले भी। और ये सारे करवाए हुए क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं यार, मेरी तो समझ से बाहर है, क्या कर रहे हैं ये, वही क्वेश्चन बार बार दे रहे हैं। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की क्यों है, संट वाली पतले तार अधिक टर्न की, इसलिए क्योंकि लोड करंट इसी में से जाता है। आपने पता हो आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज फील्ड करंट तीनों बराबर होती है। इस बच्चे का सारा सही है, देखो 100% स्कोर। डीसी जनरेटर की इस फील्ड का नाम क्या है, देखो भाई इस फील्ड में ना दोनों फील्ड आपस में जुड़ी भी नहीं है, इसलिए लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट पे तो जाना नहीं है। फील्ड की डायरेक्शन देख लो, और जैसा कि आप नज़र लगा रहे होंगे दोनों डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो क्यूमुलेटिव हम बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव। शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट अभी करेंगे नहीं क्योंकि जोड़ के दिखाया ही नहीं है। शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट तो कनेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। बस इतने ही है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन और वो शुरू हो गए, तो 37 क्वेश्चन 25 एम्प्लॉयबिलिटी के, 6 ड्राइंग के, 6 कैलकुलेशन के अगली क्लास में देंगे आपको। कर दीजिए वीडियो को लाइक प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब तो करके रखना ही है, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं देखना प्लीज़। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें। और कौन कौन बच्चे हैं जिसने इस क्लास को लास्ट तक देखा है मुझे ज़रूर बताइए, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद, अभी के लिए बस इतना ही था।